Hi friends, this is Ramesh Kupchandani, your friendly teacher again. I welcome you all to another session of literature today. Today we are going to talk about a chapter named Discovering Tooth, the saga continues. This is the third chapter in your book called Hornbill. Now let me share the screen with you so that we can go forward with this, right? Just a minute. Okay, I guess now you are able to see the screen. Good enough. So, the name of the chapter, it is Discovering Tooth, the saga continues. Now, who is this Tooth? Let me tell you about that. टूट इज एक्चुअली ये एक शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है तूतन खामुन। तूतन खामुन जो है लास्ट ईयर था फरो डायनेस्टी का। एक्चुअली दिस स्टोरी इज फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट यू ऑलरेडी नो इज द फेमस कंट्री फॉर ममीज एंड तूतन खामुन एक ममी का नाम है। तूतन खामुन एक्चुअली लास्ट ईयर यानी कि लास्ट वारिस था फरो डायनेस्टी का। फरो डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी है जिसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स तक राज किया था इजिप्ट में। सो तूतन खामुन एक यंग एज में ही मारा गया था, लगभग 16-17 साल की उम्र में मारा गया था। एग्जैक्ट उसकी उम्र नहीं पता है। तो ये एक स्टोरी उसके मम्मी के बारे में है, जिसकी मम्मी काफ़ी सालों से वहाँ पे दफन की हुई है, जैसे कि वो पिरामिड्स में रखते हैं। और उसको बार बार कई सारी मम्मीज़ को उनको रिसर्च करने के लिए या उनके ऊपर जानने के लिए किस तरीके से मम्मीज़ बनाते हैं या किस तरीके से वो राजा वगैरह रहते थे, उनको रिसर्च किया जाता है, मम्मीज़ को बाहर निकाला जाता है। और उससे जुड़ी कई सारी अंधविश्वास की बातें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ साइंटिफिक बातें हैं, कुछ अंधविश्वास की बातें हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट गोज़ ऑन इन ममीज़ रिसर्च। हाउएवर तूतनखामुन एक ऐसी स्पेशल ममी है जिसको एक ही नहीं 2-3 बार निकाला गया बाहर, उसके ऊपर रिसर्च की गई। इसीलिए चैप्टर के नाम में है द सागा कंटिन्यूज। सागा इज एक्चुअली अ नेम फॉर अ ग्रेट स्टोरी। सो एक ग्रेट स्टोरी तूतनखामुन की दोबारा कंटिन्यू हो रही है और वहाँ पे उसको डिस्कवर किया जा रहा है। दिस इज द मीनिंग, डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर में हमें ये एक्सप्रेशंस जो दिए हुए हैं इन पे ध्यान देना है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, स्कडेड अक्रॉस, कास्केड ग्रे, ये एक्सप्रेशंस जैसे ही कॉन्टेक्स्ट में आएंगे उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको इनका मीनिंग और इनका यूसेज एक्सप्लेन करता जाऊंगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। दिस इज द पिक्चर यू कैन सी। एक यंग टीनेजर टाइप प्रिंस था इजिप्ट का जिसका नाम था तूतनखामुन और उसे शॉर्ट में टूथ बोलते हैं। तो डिस्कवरिंग टूथ, इसकी जो मम्मी निकाली गई थी ये उसकी मम्मी के ऊपर से एक फोटो बनाई गई है। एक्चुअल फोटो तो है नहीं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर यानी कि हो सकता है 13 साल से 19 साल के बीच में कोई भी उम्र हो, हम एक अंदाजा लगाते हैं 16-17 साल का। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। यानी फेरो डायनेस्टी जो एक बहुत पावरफुल फैमिली थी उसने रूल किया था इजिप्ट में कई सेंचुरीज तक, और उसका लास्ट वारिस था ये, लास्ट प्रिंस। उसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। लेडन विद गोल्ड मीन्स उसकी मम्मी को जब बंद किया गया, दफनाया गया, तो उसकी मम्मी के साथ में बहुत सारे उसके गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स रहते थे या जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उसके पास थी जो पहनता था, वो सारा उसके साथ में रखा गया था। बट इतनी सारी खातिरदारी होने के बाद, मरने के बाद इतनी खातिरदारी होने के बाद भी एक दिन ऐसा आया जब ये इवेंचुअली फॉरगॉटन हो गया, यानी भूल गए सब इसके बारे में। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब इन 1922। अब ये रिसेंट टाइम की बात कर रहा है, पास्ट हिस्ट्री पहले दफनाया गया वो बहुत पुराना। अभी 1922 में लगभग आज से 100 साल पहले इस मम्मी को बाहर निकाला गया था। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। स्पेकुलेटेड मीन्स अंदाजा लगाया यहाँ पे। तो मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे उस मम्मी को जब बाहर निकाला गया उसके ऊपर रिसर्च की गई और उसके अंदाजा लगाए गए। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years। तो ये जब निकाला गया था 1922 में, उसके बाद जब ये कहानी लिखी गई है वो लगभग 2000 में लिखी गई है। तो यानी
1922 के बाद में 1922 के बाद में 80 ईयर्स और बाद में यानी कि सन 2000 में लगभग उसकी मम्मी को दोबारा निकाला गया और ये उस टाइम की कहानी है। टूथ हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जैसे आप जानते हो कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे बोलते हैं। तो एक सीटी स्कैन एक बड़ा एक मेडिकल डायग्नोस्टिक होता है जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बॉडी की पता पड़ती हैं। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो एक सीटी स्कैन किया गया उसकी बॉडी का, डेड बॉडी जो भी मम्मी बची हुई थी उसके ऊपर सीटी स्कैन किया गया ताकि कुछ बातें पता पड़ सके इसकी लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फरो। फरो ये उसकी डायनेस्टी का नाम है और बॉयिश इसलिए क्योंकि वो टीनेज में मरा था। अब ध्यान देना, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ये एक्सप्रेशन है। फॉरेंसिक मीन्स फॉरेंसिक साइंस, जो कि पोस्टमार्टम वगैरह ये सब उसके ऊपर जांच की जा रही है, डायग्नोस्टिक किए जा रहे हैं, सीटी स्कैन वगैरह, इसको फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये हिस्ट्री किसी को पता नहीं थी कि कैसे मरा है, कैसे इसकी डेथ थी या लाइफ कैसे चलती थी, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी क्या, वो सब पता किया जा रहा है दोबारा, उसको जोड़ तोड़ के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, थ्योरीज बनाई जा रही हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसको जोड़ तोड़ के थ्योरी बनाई जा रही है, राइट। और वो भी एक्यूरेट बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब जो सीटी स्कैन है ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डेटा देता है। तो एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, दिस इज द यूसेज, राइट। ये बॉयिश फरो के लिए बताया उसने। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑलराइट, सो एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. द वैली ऑफ द किंग्स ये उस जगह का नाम है, उस इजिप्शियन सिमेट्री जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को मरने के बाद, यानी कि इनकी ममीज को पैक करके एक बड़े से ताबूत के अंदर में एक पिरामिड वगैरह के अंदर में रखा जाता है। तो ये सारे वैली ऑफ द किंग्स थी जहाँ पे कई सारे किंग्स और प्रिंसेस की ममीज दफन की गई थी। तो उस इजिप्शियन सिमेट्री, एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री से जब इसके रेस्टिंग प्लेस से इस किंग टूथ को जब बाहर निकाला गया, उसकी बॉडी को जब बाहर निकाला गया, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप, यानी कि बहुत तेजी से खतरनाक गुस्से वाली एक हवा चलने लगी, तूफान। और इजिप्ट है, रेगिस्तान का देश है, तो वहां पे डस्ट डेविल्स उठने लगे। डस्ट मतलब ऊपर उड़ रही है तेजी से, तो ऐसे शैतान के रूप में दिखाई दे रही है। और घोस्टली मीन्स उसको अंधविश्वास से रिलेट करके उसको भूतों से भी कनेक्ट किया गया है। स्टर्ड अप मीन्स मूव करना, चलते रहना डस्ट का। तो एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। Dark belly clouds, dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in casket grey. यहाँ पे दो एक्सप्रेशन एक ही लाइन के अंदर में है, ध्यान दीजिएगा। डार्क बेलीड क्लाउड्स, बेली मीन्स जो मेन पार्ट रहता है बॉडी का जिसके अंदर, तो क्लाउड जो है एक बेली की शेप में होता है और उसके अंदर में भी डार्क बेलीड है, यानी कि बहुत काले काले घने घने बादल छाए हुए हैं। सो बारिश हो सकती है, तूफान आ रहा है। और वो क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, पूरा स्काई जो है डेजर्ट वाला वो वैसे तो खाली रहता है, साफ रहता है, लेकिन यहाँ पे डार्क बेलीड क्लाउड आ गए हैं तो एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो वो अच्छा साइन है, डेजर्ट में बारिश आने वाली है, लेकिन तूफान जो आएगा वो अच्छा साइन नहीं है। एंड स्कडेड अक्रॉस का मीनिंग होता है कि जगह जगह बिखेर जाना। स्काई एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर में क्लाउड्स तो कितने बड़े बड़े होते हैं, वो भी स्कडेड अक्रॉस हैं, यानी कि चारों तरफ फैले हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स, व्हील करना मतलब किसी को पर्दे के पीछे से निकाल के दिखाना। तो क्लाउड एक पर्दा है, उसके पीछे स्टार्स जो हैं वो व्हील कर रहे हैं, यानी कि पर्दे के पीछे से दिखाई दे रहे हैं। इन कास्केट ग्रे, कास्केट मतलब शोकेस कर रहे हैं उसको एक तरीके से, और ग्रे क्योंकि डार्क क्लाउड का कलर उसका ग्रे होता है और उस ग्रे के बीच में से तारे चमचमा रहे हैं, तो इस तरीके से लग रहा है। It was 6 p.m. on 5th January 2005। तो ये 2005 की बात कर रहा है, लगभग 1922 में पहली बार निकाला गया था, 2005 5 जनवरी को दोबारा निकाला जा रहा है। 6 p.m. शाम का टाइम है। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago।
तो अब ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पता पड़ी यहाँ पे कि ये जो मम्मी है उस प्रिंस की है जो प्रिंस लगभग 3,500 साल पहले मरा था, 3,300 साल पहले मरा था, उसकी मम्मी को तब दफनाया गया था। अब उसकी मम्मी को निकाला गया है तो उसकी बॉडी कितनी बची होगी, कितनी डैमेज होगी, उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक मेडिकल डायग्नोस किया जा रहा है। सीटी स्कैन के अंदर में पहली बार उसके पोस्टमार्टम की तरीके से उसकी बॉडी को डाला जा रहा है। तो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी भी बोला है, क्योंकि ये मम्मी और बाकी सब मम्मीज में से ज़्यादा फेमस हुई, क्योंकि उसको एक बार नहीं 2 बार निकाला गया। क्यों? क्योंकि इसकी मेडिकल मिस्ट्री नहीं बता पड़ी थी, किस तरीके से मरा, कैसी इसकी बॉडी थी, क्या था वगैरह, उसकी जांच नहीं हो पा रही थी। तो मेडिकल मिस्ट्री बन गया था ये। और लिंगरिंग मीन्स चलती आ रही है, 80 साल पहले भी हुई थी, अभी दोबारा हो रही है, राइट? So the world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rocket tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. वैसे तो लगभग यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आया जाया करते थे, पिरामिड्स हैं, ममीज हैं, तो इनको एक टूरिज्म प्लेस बन चुका है इजिप्ट में। तो यूजुअली वहाँ पे लाइन ऑफ टूरिस्ट लगी रहती है आफ्टरनून के टाइम पे, अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग के यहाँ पे घूमने के लिए। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड मतलब घिसा पिटा सा, ऐसे कंजेस्टेड सा प्लेस है वहाँ पे। और रॉक कट मीन्स पहाड़ों में से बनाया हुआ है उसका पिरामिड, और उस पिरामिड के टोम को सम 26 फीट अंडरग्राउंड, वो जमीन से लगभग 26 फीट अंदर दफनाया हुआ है, एक ताबूत के रूप में या एक कब्र के रूप में। टू पे देयर रिस्पेक्ट, उस महान मम्मी को अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए ये सारे टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Toot's gilded face. टूट का गिल्डेड फेस, गिल्डेड मतलब होता है भरा चढ़ा। भरा चढ़ा मीन्स क्योंकि उसके चेहरे पे कहीं पे कुछ ऑर्नामेंट होंगे, कुछ और नाक में पहना होगा, कान में पहना होगा, गले में पहना होगा, तो गिल्डेड मीन्स भरा चढ़ा था पूरा। और उसके ऊपर कुछ केमिकल भी लगाए होंगे मम्मी बनाने के लिए। पियर्ड मतलब झांकना, देखना। और मुराल्स, गेज्ड मतलब उनको घूर घूर के देख रहे हैं, किसको? एट द म्यूराल्स। म्यूराल्स मीन्स जो पुराने ज़माने में पत्थरों पे या दीवारों पे कुछ लिखा रहता था, बनाई जाती थी चीज़ें वगैरह। तो इजिप्ट में आपने कभी मम्मीज़ की पिक्चर्स वगैरह में या मूवीज़ में आपने देखा होगा, कभी मम्मीज़ को निकालते हैं तो आसपास दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं सिम्बॉल्स के रूप में। वो उनकी खुद की लैंग्वेज में, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर में दिखाते, तो उसे मुराल्स बोला जाता है। द गेज्ड एट द म्यूराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर and peered at Toots' gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. तो ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था किसका? उस ममी शेप आउटर कफिन लिड, जो कफिन है, ताबूत है, उसके ढक्कन के ऊपर उन्होंने उसके ममी के शेप का बिल्कुल चेहरा बनाया हुआ था, जिस तरीके से वो दिखाई देता था। तो कारीगरों ने बहुत मेहनत की थी उसका चेहरा क्लियरली बनाने की, क्योंकि बॉडी तो डैमेज हो जाएगी लेकिन वो जो बनाया हुआ आर्टिफिशियल चेहरा है वो तो रह सकता है। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। तो कई सारे विजिटर्स वहाँ पे जो गाइड बुक्स पढ़ी हुई थी मम्मी इसके आसपास में बताने के लिए कि इसकी मम्मी है, क्या होता था, कैसे वगैरह उसके बारे में, तो उसमें से कुछ पढ़ पढ़ के ऐसे आवाज़ में कानाफूसी करते रहते थे विस्पर्स में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग वहाँ पे चुपचाप से खड़े रहते थे, सिर्फ देखते थे। परहैप्स पॉन्डरिंग ट्यूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वो चुपचाप बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता था शायद वो सोच विचार कर रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं अबाउट ट्यूट्स अनटाइमली डेथ। वो ट्यूट जो है यंग एज में मारा गया, इसलिए अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स लगभग 15 से 19 साल के बीच में, राइट? और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द फरोज कर्स, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनमें से जो उस कर्स के बारे में या उस श्राप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी मम्मी को बाहर निकाला जा रहा है। और अंधविश्वास का कुछ क्या कह सकते हैं, इजिप्ट में ऐसा माना जाता है कि इस मम्मी को जब बाहर निकाला जाता है तो भूत या शैतान की ताकत वगैरह उस पर हावी हो जाती है और तूफान आता है और उन सब लोगों को मार देता है जो वहाँ पे होते हैं। तो उस फरोज कर्स के बारे में सोच रहे हैं कई सारे लोग अंधविश्वास में। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, ये कर्स माना जाता है। या तो वो लोग मारे जाते हैं या फिर वो बहुत उनकी किस्मत फूट जाती है। मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम।
was really true। और कई लोग उस अंधविश्वास को सच में या सच मान के उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the late 20s। लेट 20s में जब इसको पहली बार डायग्नोस किया गया था तो उस डायग्नोस्टिक पर्सन जो वो था उस टाइम पे जो इंचार्ज था उस पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट का वो था वो कार्टर करके नाम से। तो उसके बारे में अभी का जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, तो ये जही हवास नाम का एक सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल का, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज यानी कि इन ममीज का ख्याल रखने वाले जो काउंसिल थी उसका सेक्रेटरी जनरल, उसका नाम है जही हवास। वो अभी जो मेडिकल उसके ट्रीटमेंट यानी कि उसके मम्मी निकाला जा रहा है उसके बारे में बता रहा है कि मम्मी अभी अच्छी शेप में नहीं है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि जब 80 साल पहले इसके ऊपर जब डायग्नोस किया गया था तो शायद कई सारी चीज़ों को उल्टा सीधा ऐसे ही रख दिया गया था। As he leaned over the body for a long first look, जब बॉडी का पहली बार निकाला गया तो उसको इसने पहले लुक दिया बिना कुछ हाथ लगाए वगैरह, और तब ये स्टेटमेंट दिया था। तो वो क्लैरिटी दे रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे से पहले ही मम्मी बैड शेप में है। और वो कार्टर, कार्टर मीन्स होवर्ड कार्टर जो नाम है पहले वाले पर्सन का इंचार्ज का, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tute's tomb after years of futile searching। इसकी टूम को वहाँ पे बहुत ही टाइम से सर्च किया जा रहा था, उस वैली ऑफ द किंग्स में बहुत टाइम से सर्च किया जा रहा था। और हॉवर्ड कार्टर नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने 1922 में पहली बार इसकी टूम को डिस्कवर किया था और निकलवाया था मम्मी को बाहर और उसके ऊपर सर्च की थी, रिसर्च की थी। इट्स कॉन्टेंट्स दो hastily ransacked in antiquity। कंटेंट मतलब पूरा बॉडी, उसके ऊपर जो ऑर्नामेंट्स थे, और एक अंधविश्वास इनमें ये भी होता है कि मरने के बाद में दोबारा पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में राजा या प्रिंस को अपने सारे ऑर्नामेंट्स या अपनी प्यारी चीज़ें दोबारा काम आ सकें उसके लिए वो सारी चीज़ें उसके अंदर ही कफन में ही बंद कर दी जाती हैं, उस मम्मी में बंद कर दी जाती हैं। तो उसके सारे कंटेंट, उसकी बॉडी दो हैस्टीली रैंसैक्ड मतलब ऐसे ही भर दिया हो। लास्ट में कहते ना मानो जब निकाला गया होगा तब तो शायद बहुत प्यार से निकाला होगा, जब स्कैन वगैरह किया होगा या उसके ऊपर रिसर्च की होगी, बाद में जब उसको बंद करने का टाइम आया होगा बॉडी को रखा होगा, सारा सामान उठा के फेंक दिया होगा, ऑब्वियसली इतनी केयर नहीं करेगी उसको दोबारा पहनाया जाए। जब ये 3500 साल पहले मरा होगा तब तो इसके जो नौकर लोग थे उन्होंने तो जब कारीगरों ने अच्छे से बनाया होगा मम्मी को और सब चीज़ें पहनाई होंगी, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से किया होगा। अभी जब वो मम्मी बन चुका है तो उसको सिर्फ ऐसे ही बंद कर दिया होगा, सो उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो गया है। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ जही हवास मीन्स। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, बट कंटेंट में कोई भी चीज इधर उधर नहीं हुई थी, यानी कि एक बैंगल या एक नेकलेस या एक अंगूठी भी इधर उधर नहीं हुई थी। पूरा का पूरा कंटेंट, सारे ऑर्नामेंट, सारे बॉडी पार्ट सब कुछ कंप्लीट था। एंड दिस वाज सरप्राइजिंग। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। आपने कई सारे पिक्चर्स में, मूवीज में देखा होगा कि इजिप्शियन ममीज को क्यों निकाला जाता है, उसके पीछे चोर लुटेरे वगैरह भी पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही रिच डायनेस्टी थी। और सिर्फ फेरो डायनेस्टी नहीं, कई सारे किंग्स बहुत सारे रिच थे, तो उनके साथ उनका जब सोना वगैरह भी उस ममीज में दफनाया जाता था, या उनकी जो अंडरग्राउंड टूम होती थी उसमें भी कई सारा सोना वगैरह पड़ा रहता था। तो ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा खजाना है, रॉयल कलेक्शन है, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है। लेकिन उसको जब निकाला गया 1920 बाहर, तो उसके बाद जब उसको पैक किया गया तो सबकी सब चीज़ें अंदर ही पड़ी थी, किसी ने उसमें छेड़खानी नहीं की थी। दिस इज व्हाट ही सेज। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery। रेसरेक्शन, ये एक एक्सप्रेशन है। रेसरेक्शन मतलब किसी भी चीज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्शन जैसा आप बोल सकते हो। और ये किसका बता रहा है? स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स पुराने टाइम के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बनाए हुए, पुराने बर्तन वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट के जो बर्तन वगैरह होते हैं या सिंबल्स या मूर्तियां वगैरह होती हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। और ये गोल्ड के बनाए हुए ऑर्नामेंट्स है, इसलिए आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। और वो चमक रहे हैं, देयर इटर्नल ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब उनकी चमक, और वो इटर्नल है क्योंकि इतने सालों के बाद भी उसकी चमक खत्म नहीं हुई है। वो गारंटी करता है कि ये रिसरेक्शन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन दोबारा होगा। और एक कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। जब ये डिस्कवरी की जा रही थी पहली बार में, तो ये उसके ऊपर सेंसेशन यानी कि उस एक्साइटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग बहुत
नर्वस या बहुत ही पैशनेट फील कर रहे थे इसके बारे में, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और उसके बाद भी, इतने सालों के बाद भी उसके ऊपर इतनी अटेंशन मिल रही है उसको। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, एंड नॉट जस्ट दी गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, उसके ऊपर इतनी सारी उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें भी थी, जो उसके बॉडी के कपड़े वगैरह भी पहने हुए थे उसको, या उसके छोटे से कंगन वगैरह होगा ऐसे ही नॉर्मल सा, या कोई छोटी सी चीज़ वो यूज़ करता होगा, लाइक बोर्ड गेम्स, जो खेल खेलते थे वो चौपड़ वगैरह खेलते थे जैसे हमारे इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे भी डिफरेंट बोर्ड गेम्स होते थे, वो सब बोर्ड गेम्स भी उसके साथ मिलते। अब ब्रॉन्ज रेजर, रेजर यानी वो उस ब्रॉन्ज का बना हुआ रेजर जिससे वो अपनी शेव करता होगा, वो भी था उसके साथ में। लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन के बनाए हुए अंडरगारमेंट्स भी उसके जो पहनता था वो। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, जिन बर्तनों में वो खाना खाता था या वाइन पीता था, वो सब भी वहाँ पड़े हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, फ्यूनरी ट्रेजर्स बोला गया है एक और नाम इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये ट्रेजर है, काफ़ी सारी चीज़ गोल्ड और अच्छे मेटल से बनी हुई हैं और भी ब्रिलियंट है, यानी कि चमक रही हैं, तो वो बहुत ट्रेजरर है। और इस फ्यूनरी ट्रेजर बोला गया है, फ्यूनरी मीन्स रिलेटेड टू अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है, तो फ्यूनरी ट्रेजर्स क्योंकि उसकी मम्मी के अंदर में दफन किए हुए हैं ये सारे ट्रेजर। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. तो अब ये कार्टर वाली यानी पहली डिस्कवरी के बारे में बता रहा है। जब उसको निकाला गया था तो इतना सारा सामान उसके साथ में निकला था, तो उसको बॉडी को निकालने में, सारा सामान को काउंट करने में, रिकॉर्ड बनाने में उनको काफ़ी सारे महीने लगे थे। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, हर एक चीज़ को केयरफुली रिकॉर्ड किया गया था कि क्या मिला उसके अंदर में। उसके बाद में कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया था, और सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेट किया, उसके कॉफिन को, क्योंकि कॉफिन भी जो था एक मजबूत सा बनाया गया था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लेयर का बनाया हुआ था, 3 नेस्टेड कॉफिन्स। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. तो श्राउड यानी कि वो जो कपड़ा होता है, कफन जिसे बोलते हैं उर्दू में, जो ममीज को ढका जाता है ऊपर से, वो श्राउड, उस श्राउड के ऊपर भी गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, यानी मालाएं बनी हुई थी विलो और ऑलिव लीव्स की। वाइल्ड स्लिरी, वाइल्ड स्लिरी नाम का फ्लावर होता है। लोटस पेटल्स यानी कमल के फूल की पत्तियां, एंड कॉर्न फ्लावर्स, कॉर्न फ्लावर्स के साथ में, तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स थे, उनकी गार्लैंड्स बनी हुई थी, वो उस श्राउड के ऊपर लगी हुई थी। ये पहला उसका कॉफिन था। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये फ्लावर्स उस टाइम पे कब आते थे, जो ये सीजनल फ्लावर्स होते थे, तो ये मार्च या अप्रैल में आते थे जनरली, तो उसी टाइम पे ही इसकी मौत हुई होगी। ये एक थोड़ी डिस्कवरी पता पड़ी, क्योंकि उसी टाइम पे गार्लेंड्स बना के रखे होंगे, विदाउट सीजन तो मिलेंगे नहीं ये फ्लावर्स। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो एक कफिन हटाया, फिर दूसरा कफिन हटाया, फिर तीसरा कफिन हटाया, जब फाइनली वो ममी तक पहुंचा तो एक प्रॉब्लम हो गई। The ritual resins had hardened. Resins means वो जो मटेरियल यूज करते थे, केमिकल मटेरियल यूज करते थे ममीज को बनाने के लिए, जो लेप बोलते हैं हिंदी में, वो लेप लगाते थे डेड बॉडीज के ऊपर, ताकि वो डेड बॉडीज बिल्कुल प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व रह सके। द रिचुअल यानी कि पुराने जमाने की रीति रिवाज के हिसाब से, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, हार्डन्ड यानी वो जो केमिकल लेप था वो बिल्कुल सख्त हो गया था, सूख गया था, तो पत्थर जैसा जम गया था, तो वो उसमें से मम्मी को निकालना बहुत मुश्किल था। इट वॉज वर्किंग लाइक अ सीमेंटिंग, तो सीमेंट की तरीके से वो चिपका गया था टूट की बॉडी को, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन। नीचे का जो कफिन था लास्ट वाला, वो बिल्कुल सॉलिड गोल्ड का था, और उसके साथ में वो रेजिन की वजह से बिल्कुल चिपक सी गई थी बॉडी को अलग नहीं किया जा पा रहा था। No amount of legitimate force could move them. जनरली कोई चीज़ पुरानी ऐसी चिपक जाती है तो आप क्या करते हो, फोर्स से ऐसा निकाल देते हो। अब वो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को उन्होंने जितना भी लेजिटिमेट फोर्स लगा सकते थे, हाथ से या मशीनों से या अलग अलग टूल से, वो लगाने की कोशिश की, बट उतना प्रेशर उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो बहुत पुराने सालों का केमिकल लेप उसको बिल्कुल एक एडहेसिव की तरह चिपका दिखा था उसको, तो उससे नहीं हो रहा था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने अपनी बुक में लिखा था या अपने आर्टिकल में लिखा था कि कितना ही प्रेशर हमने लगाने की किया, वो नहीं खुल रहा था। व्हाट वाज टू बी डन, अब ये सोच में पड़ गई थी कि अब उसको कैसे निकालें बाहर। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अभी इजिप्ट के फार साउथ एरिया में सन जो है बहुत तेज चमकता है, और सन की रोशनी में कई सारे केमिकल्स पिघल सकते हैं।
तो उस चीज की पावर, सोलर पावर की इन्होंने सोचा कि यूज करते हैं। तो डेड बॉडी को पूरे कफिन के साथ निकाला गया और सनलाइट में यानी कि तेज समर की रोशनी में रखा गया। कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। पहले सन पावर को यानी सनलाइट को यूज किया गया उस रेजिन्स को लूज करने के लिए। फॉर सेवरल आवर्स For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. तो उसने काफी घंटों तक उस ममी को उस कफिन के साथ में ही सनशाइन में, ब्लेजिंग सनशाइन यानी चुभती हुई गर्मी जैसी सनशाइन के अंदर में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट का इतना बड़ा तापमान था उसके अंदर में रखा गया उस रेजिन को पिघलने के लिए। नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that the consolidated material, अब ये पूरे लेप को उस केमिकल जो रेजिन थी उसको पूरा कंसोलिडेटेड मटेरियल बोल रहा है, had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. कह रहा है कि हमने काफ़ी सारी कोशिश की, उसको धूप में रखा या उसको अलग तरीके से फोर्स से खींचने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हुआ। वो जो कंसोलिडेटेड मटेरियल था वो इतना सख्त हो गया था, इतना हार्ड हो गया था कि उसको जो चीज़ल होती है ना, छेनी वगैरह होती है, हथौड़े से वगैरह कारीगर वगैरह यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो उस चीज़ल से उस बॉडी को उस कफिन से अलग किया गया धीरे धीरे करके। बाद में उसको लिम्स यानी उसके मसल्स को धीरे धीरे ऐसे खींच के बाहर करके बॉडी को निकाला गया था। तो धीरे धीरे चीजल करके निकाला गया पूरा उस बॉडी को, किंग्स रिमेन को पूरा बॉडी से कफिन से अलग किया गया। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves must certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. बाद में इसने अपने आर्टिकल में अपने ही डिफेंस में कार्टर ने एक और चीज़ लिखी थी, वो ये थी कि अगर मैं ये नहीं करता, पहली बात तो अगर मैं बॉडी को ऐसे ही सिटी स्कैन करने की या कुछ और डायग्नोस करने की कोशिश करता तो क्या होता, बाद में जब इसको रखा जाता तो इसकी सारी जो गोल्ड फ्यूनरी ट्रेजर निकला था वो सब चोरों को पता पड़ जाता, तो चोर लोग इसके ऊपर साजिश कर सकते थे, कॉन्स्पिरेसी कर सकते थे और बाद में सर्कमवेंटेड द गार्ड। सर्कमवेंट करना मीन्स लोग आसपास के लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना रास्ता निकाल जाना। सर्कमवेंट मीन्स आसपास की चीज़ों को अंदाज़ा लगा के और अपना रास्ता बना के निकल जाना। तो वो गार्ड्स को, उन सब प्रोटेक्शन वाले लोगों को, उन सबको बेवकूफ़ बना के ज़्यादा वहाँ पहुँच जाते उस बॉडी तक, और उस सोने के चक्कर में, उस ट्रेजर के चक्कर में उस पूरी बॉडी को ही रिप कर दिया होता है, यानी तोड़ फोड़ दिया होता है, काट पीट दिया होता है उन्होंने, टू रिमूव द गोल्ड। In Tute's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. तो तूतन खामुन के टाइम में यानी 3,500 साल पहले की बात कर रहा है, उस वक्त ये अंधविश्वास था कि द रॉयल्स यानी प्रिंसेस वगैरह ऐसे सोचते थे कि वो बहुत, पहली बात तो वो बहुत फैबुलसली वेल्दी थे, राइट, यानी बहुत रिच थे। तो वो ऐसा सोचते थे या ऐसा मानते थे कि वो अपने रिचेस, अपनी सारी ऑर्नामेंट्स, अपनी ये जायदाद वगैरह वो सब अपनी आफ्टर लाइफ में या पुनर्जन्म में ले जा सकते हैं। For his journey to the great beyond means death के beyond, King Tut was lavished with glittering goods. तो उसकी बॉडी को उस ग्रेट बियॉन्ड की जर्नी के लिए किंग ट्यूट के साथ में बहुत सारी चीज़ें, ग्लिटरिंग गुड्स, चमकती चीज़ें, प्रीशियस कॉलर्स यानी कि उसके जो कपड़े वगैरह पहने थे, इनलेड नेकलेसेस वगैरह और बहुत बड़े ऑर्नामेंट्स जो हीरे जवाहरात के जो मोतियाँ की मालाएं वगैरह होती थी, एंड ब्रेसलेट्स जो कंगन वगैरह होते थे, रिंग्स, अंगूठियाँ, एमुलेट्स, पायल वगैरह, सेरेमोनियल एप्रन मीन्स शाही जो उनके खानदान का अपने पहनने के कपड़े वगैरह होते हैं, दी सैंडल्स उसकी चप्पलें, शीट्स ऑफ फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, शीट्स मीन्स उसके कवर करने के लिए फिंगर्स वगैरह को, टोज वगैरह को, एंड द नाउ ए आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क। जो इनर कफिन था सबसे अंदर वाला वो बहुत सॉलिड गोल्ड का बना हुआ था, तो वो आइकॉनिक बन चुका है। एंड मास्क मीन्स जो उसका चेहरा बनाया गया था उसके ऊपर, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये बहुत प्योर गोल्ड, पूरा सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था, इतने वेल्दी थे ये। टू सेपरेट Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Severe मतलब हर एक
को काटा गया, सीवियर मीन्स काटा गया, किसको, हर एक मेजर जॉइंट को, क्योंकि आप उसकी जो ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं बॉडी पे उनके रहते हुए आप उसके ऊपर डायग्नोस नहीं कर सकते, उन ऑर्नामेंट्स को निकालना पड़ेगा। और वो रेजिन इतना चिपक गया है तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा है, हर एक जॉइंट पर कट मारने पड़े। जैसे गर्दन से नेकलेसेस वगैरह निकालने के लिए गर्दन को कट किया गया, ऑर्नामेंट हटाए गए, बाद में गर्दन को वापस जोड़ दिया गया। सो ये सिवियर ऑपरेशन किया गया था हर एक जॉइंट के लिए, हर जगह से जहाँ जहाँ से उनको वो ऑर्नामेंट्स निकालने थे। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Toot now rests. तो अब ये बता रहा है कि ये सॉलिड गोल्ड का जो कफिन था उसके अंदर में दोबारा रखने से पहले उसको सैंड की एक वुडन बॉक्स बना के रखा गया था ताकि वो दोबारा चिपके नहीं उसके साथ में। और उसके अंदर में कैसे रखा गया, पहले तो इनको सबको कट किया गया था जॉइंट को, उसके सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह निकाले गए थे, बाद में उन जॉइंट्स को जोड़ा गया था ताकि बॉडी पे रिसर्च हो सके। और फिर जब पैक करने की बारी आई तो उसको पैक कर दिया गया और उसके ऊपर कुछ पैडिंग वगैरह बनाए गए। ऑब्वियसली जब कट किया है वापस ऑपरेट कर रहे हैं तो बीच में कुछ पार्ट डैमेज हो गया होगा, उसको बनाने के लिए उसमें कुछ रुई वगैरह की ऐसी पैडिंग वगैरह बना दी गई ताकि वो पूरा हो सके। तो बॉडी कंप्लीट कर दिया गया, बॉडी को अच्छे से रखा गया एक वुडन बॉक्स में और बाकी सारी चीजें उसके ऊपर रैन से ऐसे ही हरीली रख दी गई थी, पूरा बंद कर दिया गया था ऐसे ही। दिस इज व्हाट ज़ही हवास सेज फॉर द प्रीवियस रिसर्च। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. 1922 में पहली बार आर्कियोलॉजी रिसर्च हुई इसके बारे में, अभी 2005 में दोबारा हो रही है या 2000 के आसपास दोबारा हो रही है। फोकस अब जो है आर्कियोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है इन डिकेड्स के अंदर में, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तो पहले जब उसको निकाला गया था तो उस टाइम पे शायद आर्कियोलॉजिकल उनका पर्पस क्या था कि वो कितना वेल्दी था, उसके पास क्या क्या चीज़ें थी, वो सब डायग्नोस किया गया होगा। उसकी बॉडी के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं मानी जाती होंगी या उसकी लाइफ के बारे में नहीं। बट अभी जो है आर्कियोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है, उसमें मेडिकल साइंस आ चुका है, तो उसकी बॉडी के बारे में पोस्टमार्टम करके, अभी भी इतने सालों पुरानी बॉडी के ऊपर भी पोस्टमार्टम करके उसकी मिस्ट्रीज ऑफ डेथ को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, या लाइफ के बारे में जाना जा रहा था, कैसा दिखता होगा, क्या होता होगा। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ चुके हैं। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 22 में पहली बार इसको डिस्कवरी किया गया था, बाद में 1968 में यानी लगभग 40-42 साल बाद में एक एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। तो इसको दोबारा निकाला गया था 1968 में दोबारा, और उस टाइम पे एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने निकलवाया था। उसने उस टाइम पे एक नई नई मशीन आई थी एक्सरे, तो एक्सरे से भी उसको डायग्नोस करने की कोशिश की गई थी। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उस चेस्ट जो उसकी छाती के ऊपर जो बड़ा सा रेजिन या रासायनिक लेप लगाया गया था, केमिकल लेप लगाया गया था पूरा, उसके नीचे जो उसकी बॉडी थी उसको एक्सरे से डायग्नोस करने की कोशिश की गई थी। हिज बेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और उस एक्सरे के अंदर में जो डिस्कवरी हुई थी ये हुई थी कि उसके अंदर छाती के अंदर में कुछ बोन्स और रिब्स वहां से मिसिंग थी। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है 2000 के बाद में, जब ये आर्टिकल लिखा गया तब की बात कर रहे हैं, जहां कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन नाम की एक मेडिकल डायग्नोस्टिक मशीन आ चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज डाल सकती है एक बॉडी के अंदर में, और उसको वर्चुअली रिक्रिएट कर सकती है, पूरी पूरी एक 3 डायमेंशनल बॉडी क्रिएट कर सकती है। तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की तरीके से अलग तरीके से बहुत एक्सरेज जाएंगी उसके अंदर में, और उसकी पूरी 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को रिक्रिएट करके दिखाएगा। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? पहले 1968 में एक्सरे कर दिया गया था, उससे ज़्यादा क्या पता पड़ेगा सीटी स्कैन में। बट फिर भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है और वो सागा चल रहा है, उसकी मिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है अभी भी। तो फिर से ज़ही हवास अभी इसको 2000 में निकलवा रहा है और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। जब पहली बार इसको निकाला गया था
तब ये भी सॉल्व नहीं हुआ था कि ये कैसे मरा, या एक और क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन पहली बार में भी क्लियर नहीं हुए, दूसरी बार में भी क्लियर नहीं हुए, वो दो क्वेश्चन अभी भी लिंगर कर रहे हैं। क्या ये सीटी स्कैन से वो दो क्वेश्चन आंसर होंगे? कौन से क्वेश्चंस? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो कितने साल का था। अंदाजा लगाया जा रहा है लेट टीन्स का, लाइक 15 से लेकर 19 साल का, लेकिन एग्जैक्ट एज नहीं बता पड़ी कितना ओल्ड था वो या कितना यंग था वो, राइट। हाउ डिड ही डाई, और कैसे मरा, उसके मरने का रीजन भी नहीं पता पड़ रहा है। किंग ट्यूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। अब आगे बता रहा है कि ये इसकी मौत जो थी एक बहुत बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, राजसी खानदान के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा इवेंट था ये। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, फेरो डायनेस्टी का लास्ट ईयर था ये, राइट। तो इस वजह से भी इसकी मौत बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। पूरी की पूरी उसका जब फ्यूनरल हुआ उसके साथ ही उसकी पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई, तो डेथ रैटल था पूरी डायनेस्टी के लिए। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. Particulars मतलब details, वो सारी details उसके मरने की, passing away and its aftermath यानी उसके मरने के बाद की, वो सब अभी unclear है कि क्या हुआ, फारो डायनेस्टी कैसे खत्म हुई और कौन आया बाद में, वो सब क्लियर नहीं था। तो अब जब रिसर्च की जा रही है लास्ट टाइम 2000 में जब, तो उसके ऊपर ये दो क्वेश्चंस को पता किया जा रहा है, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, सेकंड हाउ ओल्ड वाज ही। अब थोड़ी सी ये हिस्ट्री बताएगा कि एक्चुअली में फेरो डायनेस्टी के बारे में जो भी इनको पता है या उस तूतनखामन के बारे में जो पता है, वो सब हिस्ट्री हमें जानने को मिलेगी। एमेनहोटेप थर्ड, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, और ये नाम है एमेनहोटेप तीसरा, जैसे बोलते हैं ना प्रिंस चार्ल्स सेकंड, प्रिंस चार्ल्स वन, इस तरीके से। तो एमेनहोटेप थर्ड ये टूट के फादर का या ग्रैंडफादर का नाम है, वो भी क्लियर नहीं है वो फादर था कि ग्रैंडफादर था। वाज अ पावरफुल फेरो who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। तो 18th डायनेस्टी थी ये, फेरो डायनेस्टी जो थी नंबर 18 डायनेस्टी थी, और गोल्डन एज यानी कि एमेनहोटेप थर्ड के टाइम पे इस डायनेस्टी का सबसे अच्छा पीरियड चल रहा था, गोल्डन एज। और इसने लगभग 4 डिकेड यानी लगभग 40 साल तक राज किया था। ही वाज ऑलमोस्ट द मोस्ट पावरफुल फरो एक्चुअली उस डायनेस्टी का। हिज सन एमेनहोटेप फोर, उसके बाद जो उसका बेटा था वो था एमेनहोटेप फोर। ही सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द strangest periods in the history of ancient Egypt। एमेनहोटेप फोर जो उसका सन था एमेनहोटेप थर्ड का, वो जब सक्सीड करता है उसको, तो एक नया स्ट्रेंजेस्ट पीरियड चालू होता है एंशिएंट इजिप्ट का। क्यों? The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servants of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known as Amarna। अब क्या है ये स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, क्यों बोलते हैं इसको फरो का? क्योंकि उस टाइम पे जो ये था एमेनहोटेप फोर्थ, इसने अपना नाम चेंज किया। सबसे पहले उसने अपना नाम रखा एखिनेतन। एखिनेतन क्या होता है? उसके पीछे एतन आ रहा है, और एतन नाम है सन का। तो इन्होंने चालू किया वर्शिप ऑफ सन। ये एक स्ट्रेंज पीरियड हुआ। और उसने सर्वेंट ऑफ अपना नाम रखा था एकिनहातन। एकिनहातन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ आतन। आतन मीन्स सन। तो ये अपने आप को सर्वेंट ऑफ आयतन बोल रहा था। आयतन को यानी कि सन को ये वर्शिप कर रहे थे, यानी उसको देवता मान रहे थे, और खुद को सर्वेंट ऑफ आयतन बता रहा था। तो ये खुद को भी एक तरीके से गॉडली ही बता रहा था। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखिनतातन। तो इसने अपने पूरी जो राज्य था, स्टेट था, एम्पायर था इसका, उसकी जो सिटी थी, जो ओल्ड सिटी थी, जो रिलीजियस कैपिटल मानी जाती थी, जिसका नाम था थीब्स, वहां से हटा के इसने एक नई सिटी में एखिनतातन नाम की एक सिटी में रखा था। क्योंकि एखिनतातन में उसने एक एथेन का एक बड़ा सा मंदिर भी बनवाया, नोन एज अमरना। ये इस सिटी का नाम अमरना था उस टाइम पे, या एखिनतातन। अभी अमरना नाम है, पहले एखिनतातन नाम होता था। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। इसने एक और शॉक दिया पूरे लोगों को उस टाइम पे। इसने क्या किया?
अमुन नाम के एक जो मेजर गॉड होते थे उस डायनेस्टी के अंदर में, उस गॉड की पूजा की जाती थी। इसने उसके जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे, जो मूर्तियां थी या इमेजेस थी, उन सबको स्मैश करना चालू कर दिया। उसने तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया, सारे मंदिर तोड़वाए गए। और इसने एथेन के मंदिर यानी कि सन के मंदिर बनवाए, उसमें अंदर में अपने आप को एज अ सर्वेंट ऑफ एथेन यानी कि अपने आप को भी रिलेटेड टू गॉड बता के अपनी भी पूजा करवाने लगा। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो's रिसर्च सेंटर इन लक्सर। तो शिकागो में लक्सर के आसपास एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। वहाँ के जो डायरेक्टर है रे जॉनसन ने इस डिस्कवरी के बारे में या इस मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। जो ये टाइम था एखनहातन का, ये बहुत खतरनाक टाइम हुआ होगा। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, और लक्सर जो जहाँ पे थीब्स जो पुरानी टाइम की जो थीब्स नाम की रिलीजियस कैपिटल थी उस टाइम के उनके स्टेट की, वो लक्सर एरिया है आज का। तो वहाँ पे ये रिसर्च हो रही है शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से, और रे जॉनसन ने ये हमें स्टेटमेंट दिया है। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. कह रहा है कि कई सालों से, सेंचुरीज से ये फैमिली डायनेस्टी के रूप में रूल कर रही है इजिप्ट के ऊपर, और अब उनका जो डायनेस्टी है या रूलिंग है वो एंड के पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये एखिनहतन नाम का जो इंसान है, राजा है, वो एक वैकी यानी सनकियों की तरह बिहेव कर रहा है और वो डायनेस्टी को ख़त्म कर देगा। आफ्टर एखिनहतन्स डेथ, और वो ऑब्वियसली हुआ भी, एखिनहतन जल्दी ही मारा भी गया या मर गया, पता नहीं पड़ा। आफ्टर एखिनहतन्स डेथ, a mysterious ruler named Sminkhare, uh, a mysterious ruler named Sminkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. तो एखिनहतन की डेथ के बाद में पता नहीं कौन सी डायनेस्टी से, पता नहीं कौन सा राजा, एक स्मिनखरे नाम का एक राजा थोड़े टाइम के लिए आया और कब चला गया बिना किसी ट्रेस के, किसी को पता भी नहीं पड़ा। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातन took the throne. तुतनखातन ये एखिनहतन का बेटा या फिर आमेनहॉटेप का पोता ऐसा माना जाता है, उसको राजा बनाया गया। और वो उस टाइम पे बहुत यंग था, शायद 12-13 साल का होगा, पता नहीं किस एज में बनाया गया। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, और तुतनखातन का ही नाम है किंग टूट। तो तुतनखातन इसका नाम था। पहले वाले मेजर गॉड का नाम था आमुन, और आमुन के टेम्पल्स को तोड़ के आखिनहातन नाम के आमिनहॉटेप IV ने अपना नाम चेंज करके आखिनहातन किया था। तो आतन के टेम्पल्स बनवाए थे आमुन को हटा के, और इसका बेटे का नाम तुतनखातन था। तो तुतनखातन जो है बाद में तुतनखामुन बना। तो ये जो प्रिंस बना नया छोटा सा, द किंग टूथ एज ही इज वाइडली नोन टुडे, इसको आज किंग टूथ के नाम से माना जाता है। तुतनखातन भी नहीं बोलते, तुतनखामुन भी नहीं बोलते। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन। तो इसने वापस से सन को गॉड को नहीं, आमुन गॉड को मानते हुए वापस से अपना नाम तुतनखातन की बजाय तुतनखामुन कर दिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, और इसका मीनिंग है कि आमुन के नाम के जो गॉड थे उसका ये लिविंग इमेज है, यानी कि ये भी एक गॉड है, जीता जागता इमेज है उस गॉड का, आमुन का। एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने धीरे धीरे अपने टाइम पे उस ओल्ड डेज को, उस गोल्डन एज को दोबारा रिस्टोर करना चालू कर दिया। ही रीन फॉर अबाउट 9 years, और ऐसा माना जाता है कि इसको 9 साल तक इसने वहां पे राज किया था। तो हो सकता है ये शायद 6-7 साल की उम्र में या 8-9 साल की उम्र में ही ये राजा बन गया था, और उसके बाद 9 साल तक इसने राज भी किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद इसकी मौत हो गई। कैसे, किसी को पता भी नहीं पड़ा, अनएक्सपेक्टेडली इसकी मौत हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अब ये कितना ही फेमस हो या कितना ही बड़ा स्पेकुलेशन हो उसकी फेट के बारे में, नसीब के बारे में या डेथ के बारे में, वो सब साइड में हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ममी है, ऐसी हजारों ममीज और हैं इजिप्ट में। हाउ मेनी पता नहीं, किसी को नहीं पता। हाउ मेनी, नो वन नोज। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, बता रहा है लेट 2003 में एक काउंटिंग बनाई गई थी इन ममीज की, और वो उसका नाम था इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट। तो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के अंदर में लेट 2003 में एक रिकॉर्ड बनाया गया था, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और उस टाइम पे 600 से ज्यादा ममीज का रिकॉर्ड किया गया था।
so far and is still counting, और उसके आगे भी काउंटिंग जारी थी. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. तो पहले तो रिकॉर्ड किया गया ममीज़ को, कितनी ममीज़ हैं, उनके काउंटिंग वगैरह की गई, उनकी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा गया, क्या क्या उनके साथ में था. बाद में नेक्स्ट फेज़ क्या था, उनको सीटी स्कैन करना. और ये सीटी मशीन जो थी कहाँ से आई थी, सीमेंस नाम के मैन्युफैक्चरर से आई थी और डोनेट की गई थी इन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी. तो उन दोनों के थ्रू स्पॉन्सर किया हुआ था ये सारा रिसर्च. किंग ट्यूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और उस सीटी स्कैन प्रोजेक्ट में सबसे पहली मम्मी जो थी किंग ट्यूट की थी, उसको स्कैन किया जा रहा था. इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन. तो जैसे ये लाइफ में ये बाकी सारे कंट्री मैन या बाकी सारे राजाओं से आगे निकला था, सबसे छोटी एज में ये राजा बन गया था और 9 साल तक इसने राज भी किया था, बट मर गया था. वैसे ही डेथ में भी ये दूसरी मम्मी इसको पीछे छोड़ के सबसे पहले आगे आ रहा है. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. तो एक सीटी मशीन के अंदर में स्कैन किया गया इस मम्मी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस. तो लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई गई इन क्रॉस सेक्शन, जिससे 3D वर्चुअल बॉडी का शेप दिया गया उसको. Tute's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. eerie detail तो आपको पता है, छोटी छोटी बातें डिटेल में बताना, और eerie मतलब डरा देने वाली, हॉरिफिक, है ना. तो अब ये क्या बता रहा है कि जो स्कैनिंग किया गया था इसके अंदर में बहुत छोटी छोटी यानी 0.62 मिलीमीटर स्लाइस तक की भी एक्सरे किरणें इसके अंदर में जा रही हैं और उसके इंट्रिकेट यानी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं. और जो रिजल्टिंग इमेज बन रही है बहुत ईरी डिटेल दे रही है, यानी डरावनी डिटेल दिखाती है. विथ ट्यूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. तो फिर ट्यूट की एंटायर बॉडी को निकाला गया, उसके ऊपर सिमिलरली रिकॉर्ड वगैरह किया गए. एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट आई जो कोई रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई फॉरेंसिक्स में एक्सपर्ट है, कोई एनाटॉमी में एक्सपर्ट है, उन सब की पूरी टीम है, वो उसकी बॉडी को निकलवा के उसकी प्रोब करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी बॉडी को लेके जा रहे हैं. ऐसा माना जाता है इजिप्ट में कि जब ये ममीज को रखा जाता है, उनको पिरामिड में बंद किया जाता है, तो ऊपर से एक विंग्ड गॉडेसेस यानी कि एक अंधविश्वास के रूप में, एक रिचुअल के रूप में माना जाता है कि वहाँ पे एक गॉडेस यानी देवी जो कि विंग्ड है, विंग्ड यानी उड़ने वाली, तो परी के रूप में एक कोई देवी है जो वहाँ पे एज अ गार्ड इन सारी ममीज को प्रोटेक्ट करती है, बरियल श्राइन को प्रोटेक्ट करती है. गिल्डेड मीन्स पूरा ट्रेजर से भरा हुआ है इसलिए भी. द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड ट्यूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स. तो जो स्कैन की नाइट थी, जिस दिन इसका स्कैन किया जा रहा है, उस नाइट को पूरे के पूरे जो कारीगर थे, वर्कमैन थे, उन सब ने क्या किया, बॉडी को बाहर निकाला. द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स. तो उस नाइट को जब इसका स्कैन किया जाने वाला था, उसको स्कैन करने के लिए बाहर निकाला गया था. तो वर्कमैन ने, लोगों ने क्या किया, इसको निकाला पूरा बॉक्स में से बाहर. इतना टाइम लगा. लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइंब्ड अप अ रैम्प. पॉल बियरर्स क्या होते हैं, जो पालकी उठाने वाले होते हैं ना, कहार जिनको बोलते हैं. तो वैसे ही इसका पूरा का पूरा ताबूत उठा के जा रहे हैं वो सारे के सारे वर्कमैन. दे क्लाइंब्ड अप अ रैम्प, एक रैम्प बना हुआ था, आर्टिफिशियल लेडर्स बनी हुई थी जिसके ऊपर चढ़ के ये अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी कि कुछ सीढ़ियां चढ़ के वहां से इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड. और ये बाहर की तरफ था, पहले नीचे है, 26 फीट नीचे है जमीन के, वहां से एक रैंप रखा हुआ है जहाँ पे आर्टिफिशियल स्टेयर्स हैं, वो चढ़ के ऐसे कहारों की तरह उठा के लेके जा रहे हैं. इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, बाहर लेकर आ रहे हैं. तो बाहर क्या है, तूफान चल रहा है, स्वेलिंग सैंड यानी घूमती हुई मिट्टी है. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ये सीढ़ियां चढ़ते हुए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर तक गए. इनटू द ट्रेलर, और वो लिफ्ट के थ्रू ट्रेलर में गए. दैट हेल्ड द स्कैनर, उस ट्रेलर के अंदर में स्कैनर पड़ा हुआ था जहां पे इस बॉडी को स्कैन किया जाना था. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. अभी ये लोग गए थे वहां पे स्कैन करने के लिए, ले गए थे उसको.
20 मिनट के बाद में वहां से दो आदमी दौड़ते हुए आए, स्प्रिंटेड मतलब बहुत फास्ट दौड़ते हुए आए, और कहाँ गए, पास में एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था आर्कियोलॉजिस्ट का, वहां गए और रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और फटाफट गए और वहां से एक पेयर लेकर आए, यानी कि दो वाइट प्लास्टिक फैन लेकर आए, दो वाइट वाले। अभी प्लास्टिक फैन की क्या जरूरत है, क्यों, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो वहां पे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ अ सैंड इन अ कूलर फैन। जो स्कैनर था, नया नया बना हुआ सिटी स्कैनर था, वो $1 million की रिसर्च के साथ बना हुआ था। उसके अंदर में उसको कूल करने के लिए एक कूलर फैन भी लगा हुआ था। इतनी बड़ी मशीन है तो गर्म भी हो जाती है, तो उसके अंदर कूलर फैन लगा हुआ था। वो कूलर फैन के अंदर में सैंड, क्योंकि स्टॉर्म चल रहा था, तूफान की वजह से उसके अंदर में सैंड फंस गई थी और वो जैम हो गया था। तो वो कूलर फैन बंद हो गया था। अब वो कूलर फैन बंद हो गया तो मशीन भी बंद हो जाएगी, इसलिए उसको कूल करने के लिए दो वाइट फैंस लेके जा रहे हैं, प्लास्टिक फैंस। और कर्स ऑफ द फरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। वहां पे जो एक गार्ड बैठा हुआ था वो ऐसे ही बोलता है कि देखो, ये श्राप का नतीजा है, इस श्राप की वजह से ये मशीन खराब हो गई है, ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसे वगैरह, ऐसा जोक के रूप में नर्वस होते हुए एक गार्ड ने बोला। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. फाइनली ऐसा हुआ कि इन फैंस की वजह से वो मशीन ने काम करना चालू किया और मशीन की वजह से वो प्रोसीजर पूरा खत्म हुआ। After checking that no data had been lost, the technicians turned Tute over to the workmen who carried him back to his tomb. जो टेक्नीशियंस थे वो सिटी स्कैनर को चला रहे थे, उन्होंने देखा कि सारा डेटा उन्होंने ले लिया है जो भी उनको लेना था। उसके बाद उन्होंने टेक्नीशियंस ने उन वर्कमैन को बोला कि जाओ इसकी बॉडी को वापस वहां रख के आओ, और वो लोग वापस रख के आए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कफिन। तो जब इसको निकाला गया था, ऊपर ले गए गए थे, सिटी स्कैन किया और वापस लेकर के आया, इसके अंदर पूरा इसका सारा काम 3 घंटे से भी कम में खत्म हो गया था। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, और उसकी बॉडी को दोबारा से उसके टूम में रख दिया गया। सो ही वॉज रेस्टिंग इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। और लगभग 3,500 साल पहले इसके जो फ्यूनररी प्रीस्ट थे, पुजारी वगैरह थे, अंतिम संस्कार करने वाले, उन्होंने इसको रखा था, वहीं दोबारा इसको रेस्ट इन पीस रखा गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tute on a computer screen. और पीछे वहाँ जो ट्रेलर था जहाँ पे सिटी स्कैनर है, वहाँ पे एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर पे काम करता हुआ डिफरेंट डिफरेंट उसकी इमेजेस निकाली। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. उसके बाद एक अलग अलग इमेज बन रही है, उसको घुमा फिरा के, जैसे सिटी स्कैन में जनरली होता है, आपने देखा होगा आजकल जैसे होता है सिटी स्कैन्स, तो उसके अंदर में घुमा घुमा के पूरी बॉडी को शेप करने की कोशिश की जाती है। 3 डायमेंशनल एक फिगर बनाई जाती है। नेक वर्टिब्रे का, गर्दन के नीचे का जो वर्टिब्रे था पीछे की तरफ, appeared as clearly as in an anatomy class। जैसा कि बुक्स में एनाटॉमी क्लास में दिखाया जाता है नेक वर्टिब्रे को, वैसे के वैसे ही इसका नेक वर्टिब्रे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और कुछ और इमेजेस के अंदर में उसका हाथ भी दिखाया गया था। पूरे बॉडी का सिटी स्कैन किया गया था तो पूरे बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, जो उसकी पसलियों की व्यूज दिखाई गई थी, जिसके अंदर में एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और एक स्कल का भी ट्रांसेक्शन, यानी कि उसके कट किए हुए पार्ट वगैरह दिखा रहे हैं जो उसकी बॉडी को पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, सिटिंग बैक इन हिज चेयर। और जब ये बॉडी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, इस तरीके से शेप बनाया गया था, इसका 3D फिगर बनाया गया था, तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर कम हुआ उनके ऊपर, क्योंकि उसको निकालना और उसको सिटी स्कैन करना, लोगों के अंधविश्वास से लड़ाई करना, ये बहुत बड़ी प्रेशर की बात थी, बहुत एक टास्क था बहुत बड़ा, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया था, तो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ हो गया था। अभी जही आवाज़ जो है इंचार्ज वहाँ का, अपनी चेयर में बैठा हुआ है आराम से, थोड़ा स्माइल कर रहा है। जही आवाज़ स्माइल्ड विजिबली relieved that nothing had gone seriously wrong। और एक तरीके से उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था, एक शांति की झलक दिख रही थी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। I didn't sleep last night, not for a second। अब वो बता रहा है कि कितनी हालत खराब थी, पूरी रात मैं नहीं सोया हूँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया हूँ। I was so worried, but now I think I will go and sleep। मैं पहले बहुत चिंता में था कि क्या होगा, लोगों को कैसे सामना करेंगे, तूफान आएगा नहीं आएगा, सच में अंधविश्वास सच नहीं हो जाए, या उसकी बॉडी को डैमेज न हो जाए, मेरा प्रोजेक्ट न चला जाए, या सिटी स्कैनर खराब हो गया था तो भी डर लग रहा था कि काम पूरा होगा कि नहीं होगा। सो आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल।
बट अब सब काम खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है, तो अब मैं वरीड नहीं हूँ, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, अब मैं जाके थोड़ा सोऊंगा. By the time we left the trailer, just give me a minute. ये एक पिक्चर दिखाई गई है मुराल की, जहाँ वो वॉल्स पे बना हुआ था मुराल. ये आप देख सकते हो कि एक फरो है या एक दूसरा कोई किंग है, दोनों आपस में मिल रहे हैं. मुराल इन King Tut's tomb showing King Tut with Osiris, the god of the afterlife. यानी कि एक मुराल बनाया गया है कि जिसमें किंग टूट को मिलते हुए दिखाया गया है कि किससे, गॉड ऑसाइरिस. वो गॉड किसका है, आफ्टर लाइफ का. आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद की लाइफ का, राइट. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, तो जब हम उस ट्रेलर से बाहर निकले, सही आवाज बता रहा है, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड. डिसेंडिंग मतलब उतर रहे हैं वो मेटल की बनी हुई स्टेयर्स को सैंडी ग्राउंड यानी कि डेजर्ट तक आ रहे हैं नीचे की तरफ. द विंड हैड स्टॉप, अभी वो स्टॉर्म बंद हो चुका था. अब देखो, एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि सच में श्राप है कि क्या, कुछ पता नहीं है. तो बता रहा है कि जब इसको निकाला जा रहा था तो एंग्री विंड चल रही थी, बहुत स्टॉर्म था, खतरनाक. लेकिन वो स्टॉर्म शायद 3 घंटे के अंदर में खत्म हो गया, इधर रिसर्च भी 3 घंटे के अंदर खत्म हो गई. इस कोइंसिडेंट की वजह से ऐसा भी माना जाता है कि जब इन्होंने इसकी बॉडी को वापस अंदर बंद करके रख दिया तो तूफान शांत हो गया. तो शायद अंधविश्वास वो सही है, ऐसा भी माना जा रहा है. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल. अब वो ठंडी हवा हो गई थी. रेगिस्तान का एरिया है, दिन के टाइम बहुत गर्म, रात के टाइम बहुत ठंडा. तो वो ठंडी हवा चल रही है रात के टाइम पे, अब वो कोल्ड हो चुकी है. एंड स्टिल यानी तूफान शांत हो चुका है. लाइक डेथ इटसेल्फ, और जैसे कि इंसान की लाइफ एकदम से डेथ के बाद में कोल्ड हो जाती है, वैसे ही तूफान भी शांत हो गया है. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और ये वैली किसकी है, डिपार्टेड की, वो मरे हुए लोगों की. वहां पे डेथ का ही राज होता है, राइट. तो वैसे ही वहां पे डेजर्ट में भी अभी शांति हो गई है. Just above the entrance of Tut's tomb stood Orion. तो उस ट्यूट्स की टूम यानी कि उसकी जो कब्र थी, उसके बाहर, पिरामिड के बाहर ही एक बड़ा सा एक फिगर बना हुआ था ओरायन का. ओरायन कौन है, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टरलाइफ. Orion कौन है, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. तो Osiris जिसको ये मानते हैं कि the god of afterlife है, उसका बेटा है या उसका एक तरीके से कॉन्स्टलेशन है एज अ सोल ऑफ ओसाइरिस. ओसाइरिस का ही एक सिंबल माना जाता है ओरायन को. ओरायन तो आपको पता है कॉन्स्टलेशन होता है, राइट. तो उस कॉन्स्टलेशन को अभी जो उसकी झलक थी वो जस्ट उस टूम के ऊपर आ रही है. तो टूम अंदर चली गई है. फिर से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे कि टूम जब मतलब उसकी बॉडी को टूम के अंदर रख दिया गया है, रेस्ट कर रही है अब उसके अंदर. तो जो सोल ऑफ ओसाइरिस है, ओरायन नाम का कॉन्स्टलेशन है, अभी देखो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉय किंग को आके प्रोटेक्ट कर रहा है. जब उसको बाहर निकाला गया था तब तो उसने तूफान दे दिया था. अब जब उसको वापस अंदर रखा गया है तो उसके ऊपर आके शांत हो गया. अब उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि अब उसको कोई छेड़ना मत, मैंने तूफान बंद कर दिया, लाइक दैट, इस तरीके से. तो ये अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहा है. इट्स अ मिक्सचर. यहाँ पे साइंटिफिक बातें भी हो रही है, सीटी स्कैन की बातें हो रही हैं, एक्सरे की बातें हो रही हैं, मेडिकल डायग्नोस की बात हो रही है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है फॉरेंसिक तरीके से. सो बहुत सारी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन बहुत सारी अंधविश्वास की बातें भी बताई गई हैं. आफ्टर लाइफ, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो फ्यूनरी ट्रेजर होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में रखी गई हैं, ले जाता है, उनके बाद में काम आएंगी. या ममीज़ के बारे में जो माना जाता है, एक अंधविश्वास का ही सिंबल माना जाता है. तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक आर्टिकल बनाया गया. दिस आर्टिकल इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन वॉल्यूम 207 नंबर 6 से. तो ये आप टोटल समरी है आपके लिए. डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूज. सागा इसलिए क्योंकि इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन बार इसके ऊपर रिसर्च की गई, और ये द मोस्ट फेमस ममी हो गई है क्योंकि इसके लिए बहुत बार बताया गया है कि इसके ऊपर रिसर्च चली रही है. इसकी मौत के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं हुई हैं, और जब भी इसको निकाला गया है हमेशा तूफान ने या किसी और डिफिकल्टी ने इनको परेशान किया है. सो दिस इज व्हाट द सागा इज अबाउट, एंड दिस इज हाउ the Tute's mummy was discovered. I hope you got the meaning of the chapter and the summary, right? So if you have found the value in my video, please go ahead and share and comment and subscribe to my channel. Thank you and have a good day.
Enjoy your learning.